नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है आपका। एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदा, जिसका एक हिस्सा 10% के लाभ पर और शेष 20% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई है, तो 20% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या है। टोटल जो मात्रा उस व्यक्ति ने परचेज की है या खरीदी है, वो मात्रा 1000 किलोग्राम है। इस सवाल को हम लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे। यहां पर हम पहले वाली मात्रा को बेचेंगे, यहां पर दूसरी वाली मात्रा को बेचेंगे। आपके प्रश्न में कहा जाता है जिसका पहले वाला हिस्सा 10% के लाभ पर बेचता है। 10% के लाभ का मतलब 110 हो गया। दूसरा वाला 20% की हानि पर बेचा जाता है तो 80 हो गया। और पूरे सौदे में उसे 11% की हानि होती है। अगर 11% की हानि होती है तो 89 89 हो जाता है। आपसे अगर वो कहे कि लाभ है तो हम उसे 100 में जोड़ के लिखते हैं। 10% का लाभ है तो 110 होगा, 20% का हानि है तो 80 होगा, और 11% की कुल हानि हो रही है। यहां पर 89 लगाते हैं। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं। 89 में से 80 गया तो ये 9 रह जाता है, और 110 में से हम लोग 89 को माइनस करते हैं तो 11 और 10 कितना होगा, ये 21 हो जाता है। अर्थात आपके पास जो अनुपात है वो 9:21 हो गया। 9:21 का मतलब है कि 3 तिया 9 और 3 सत्ते कितना होगा आपके पास 21। यानी कि पहले वाले और दूसरे वाले की मात्राओं का अनुपात 3:7 हो गया। 3:7 का मतलब ये है कि 7 और 3 10 होगा, और 10 का मतलब कितना है 1000, तो 1 का मान कितना होगा 100। आपको बताना है कि 20% की हानि पर, तो 20% की हानि वाला दूसरा वाला है, और दूसरे वाले की मात्रा यानी क्वांटिटी 7 है। यदि आपको दूसरे वाले की मात्रा बतानी है तो हम लोग 7 का मान निकालेंगे, और 7 का मान कितना होगा 700, जो कि विकल्प पहले वाला उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका। 2 वर्ष पहले 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। यहां पर जो आपके पास व्यक्ति है वो 5 है। 2 वर्ष पहले इन व्यक्तियों का जो एवरेज है वो 18 है। 2 वर्ष पहले इनका एवरेज या औसत 18 है। हम क्या करते हैं, इन 5 लोगों का जो एवरेज निकालते हैं वो वर्तमान में निकालते हैं। अगर 2 वर्ष पहले का औसत या एवरेज, अगर 2 वर्ष पहले का औसत या एवरेज अगर 18 है, तो वर्तमान में 18 और 2 20 वर्ष होगा। अर्थात 5 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 5 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनका जो योगफल होगा वो 20 गुणा 5 अर्थात 20 पंजे 100 होगा। प्रश्न में कहा जाता है एक नए सदस्य को, परिवार के नए सदस्य के जुड़ने के बाद अगर पहले से 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को और शामिल करते हैं तो व्यक्ति 6 हो जाते हैं। परिवार की औसत आयु वही रहती है जो पहले से चल रही थी, तो पहले तो 18 चल रही थी, अर्थात औसत का मान 18 है। ये 18 छक्का कितना होगा 108 होगा। हम लोग देख रहे हैं कि 5 लोगों की आयु का मान 100 वर्ष है और 6 लोगों की आयु का मान 108 वर्ष है। तो ये जितना ऊपर है यानी कि 8 वर्ष ऊपर है, तो ये जो आयु निकल कर आएगी ये छठे व्यक्ति की होगी। तो जो नया व्यक्ति है वो छठा व्यक्ति है। आपके सवाल का उत्तर 8 हो जाता है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर ज्यादा है। यदि मैं इसकी चौड़ाई को 22 मानता हूं, तो इसकी लंबाई का जो मान होगा
वो चौड़ाई के परिप्रेक्ष्य में यानी चौड़ाई के संदर्भ में 15 मीटर ज्यादा होगा। इसका मतलब लंबाई हो जाती है 22+15। कहा जाता है कि इतने रुपए प्रति मीटर की दर से प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने की जो लागत है वो 4,950 रुपये है। यदि हम किसी आकृति के चारों ओर बाड़ लगा रहे हैं तो बाड़ लगाने का मतलब उसके परिमाप से होता है, और किसी भी आयत का जो परिमाप है वो 2 इंटू L प्लस बी होता है। ये हमारे पास एक आयताकार आकृति है। यदि हम इस आयत के चारों ओर बाड़ लगाएंगे, आयत के चारों ओर अगर हम तार लगाते हैं या इसकी घेराबंदी करते हैं या बाड़ लगाते हैं, तो बाड़ लगाने का मतलब है कि हम इसके पेरीमीटर या परिमाप की बात कर रहे हैं। तो पेरीमीटर या परिमाप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आयत का परिमाप जो है वो 2 इंटू L प्लस बी होता है, जिसमें L का मान, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों जो जुड़कर हो जाएंगे 2 बाई प्लस कितना हो जाता है आपके पास 15। अर्थात उस आयताकार क्षेत्र के चारों ओर जो बाड़ लगनी है वो बाड़ हो जाती है इतनी, और उस बाड़ का जो खर्च है वो 16 दशमलव कितना है 5 रुपए प्रति मीटर। अगर इतने मीटर लंबी बाड़ लगनी है और मैं इसे 16.5 से गुणा करूंगा तो रुपए बन जाते हैं, और इस प्रकार जो खर्च है वो 4,950 रुपये। इसे हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 16.5 है। 16.5 का जो मतलब असल में है वो 33/2 होता है। अगर मैं 16.5 को यहां से हटा दूं तो इसे मुझे 33/2 लिखना होगा। हम 33/2 से क्या करते हैं, हम लोग 11 से काटते हैं। ये 11 या 33 हो गया, ये 11 चौक 44 और 11 पंजे कितना है 55, यानी कि 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे कितना है 30। 75 दूनी जो आपके पास है, इस 2 का गुणा उधर करते हैं, ये 150 हो गया। 150 में से 15 को माइनस करते हैं तो ये 135 हो गया। 135 को हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। जब 135 को 2 से भाग लगाते हैं तो 2 छंग 12 हो गया, 2 सत्ते 14, 67.5 हो गया। ये 67.5 है, ये मान किसका है, 22 का। 67.5 मान 22 का है। हमें बताना है कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई का जो मान है वो 22 के मान की तुलना में, अर्थात 67.5 की तुलना में ये मान 15 ऊपर है। आप इसे जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 1 8, यानी कि 82 दशमलव कितना हो जाता है 5 हो जाता है। 82.5 मीटर, ये वाला विकल्प आपका उत्तर है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 5,000 रुपये है। ये वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 5,000 रुपये है। जितने भी डिस्काउंट या बट्टे होते हैं वो अंकित मूल्य पर कमी के संदर्भ में लगाए जाते हैं। ये 15% का बट्टा है। 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, तो ये 17/20 हो गया। 10% की कमी का मतलब 9/10 हो गया, और 18% की जो कमी है उसका मतलब 82 कितना होगा 100। कहने का ये मतलब है आपके पास, हम लोग इसे थोड़ा सा काट लेते हैं। 2 से 10 बार काट लें और 2 से ये 41 बार कटेगा। नीचे का सब कुछ साफ हो गया। 1 2 3 1 2 3। हम इसका गुणा करेंगे, दशमलव जो आना है वो नीचे 0 1 ही है, तो दशमलव तो 1 पर आना है। अब दशमलव 1 पर तो इसी में लगा है, 3136.5। दो संख्याओं का योग 26 है।
मैंने पहली संख्या को x माना है, दूसरी को y माना है। इन दोनों संख्याओं के योगफल का मान 26 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर कहा जाता है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, दोनों संख्याओं के अंतर का मान 14 है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दो संख्याओं का योगफल दिया है, उनका अंतर भी दिया है। दो संख्याओं का योगफल दिया है और उनका अंतर दिया है। यहां से मैं इसे हल करता हूं। y से y काटते हैं, 2x बराबर 40 हो गया। हल करके पता चला कि x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। हम x बराबर 20 किसी भी समीकरण में लगाकर देखते हैं, अर्थात हमें y बराबर 6 प्राप्त होता है। हमारे पास दोनों संख्या प्राप्त हो गई है। फिर कहा जाता है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या का 3 गुना तो 3x होगा। छोटी संख्या से भाग लगाएं तो भागफल क्या होगा। ये हमारे पास जो बड़ी वाली संख्या है वो 20 है। हम इस बड़ी वाली संख्या का 3 गुना करेंगे तो संख्या 60 हो जाती है। कहा जाता है कि 3 गुने को छोटी संख्या से भाग लगा रहे हैं। छोटी संख्या से भाग लगाते हैं तो भागफल क्या होगा। असल में जो आपके पास छोटी संख्या है वो 6 है। अगर मैं 6 से भाग लगाऊंगा तो इसका जो कोसेंट होगा, जो भागफल होगा, वो आपके पास 6 × 60 होगा। अर्थात आपके सवाल का उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर 10 हो जाता है। अगला समझिए साहब क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 10 और 11 से भाग देने पर क्रम से 11 और 9 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। 12, 10 और 11 से भाग देने पर शेषफल 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि मुझे 12, 10 और 11 से कटने वाली संख्या निकालनी होगी। 12, 10 और 11 से कटने वाली जो संख्या होगी वो इनका एलसीएम होगी, जो कि इनका एलसीएम 660 होगा। एलसीएम का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इतना कर सकते हो और आपको करना चाहिए। अगर आप एक प्रैक्टिस वाली सीरीज देख रहे हैं तो आप लोग 12, 10 और 11 का एलसीएम निकालिए। 12 और 10 का जो एलसीएम है वो 60 है। अब बस इसका 11 से गुणा करिए तो कटने वाली संख्या 660 आ गई। चूंकि सवाल में अलग अलग शेषफल है तो मैं निकालूंगा सवाल में समान शेषफल। तो 12 और 11 में 1 का फर्क है, 10 और 9 में 1 का फर्क है, 11 और 10 में 1 का फर्क है। ये जो शेषफल हम निकालते हैं ये काल्पनिक शेषफल होता है और ये सामान्य तौर पे बराबर होता है। और इस बराबर आने वाले शेषफल को बस सीधा एलसीएम में से माइनस कर देंगे और ये आपका उत्तर हो जाता है, यानी कि 6। यहाँ पर 5, यानी कि आपके सवाल का उत्तर 659 हो जाता है और ये आपका विकल्प संख्या बी में मौजूद है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के पहले भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे भाग को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अपने गंतव्य तक कुल 3840 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है। हम देख रहे हैं कि पहले वाली जो चाल है, इस सवाल का बेहतर तरीका है कि हम लोग इसे एलिगेशन से करें। पहले वाले भाग की चाल है 160 और दूसरे वाले की चाल 240 है। लेकिन हमारे सवाल में कुल चाल क्या है हमें निकालनी होगी और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर जो दूरी है वो 3840 किलोमीटर का दूरी है और ये दूरी हम लोग 20 घंटे में तय करते हैं। यदि चाल समय दूरी के किसी प्रश्न में ये कहा जाए कि पहले वाले भाग को इतने की चाल से, दूसरे वाले भाग को इतने की चाल से, तो सवाल को एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन हमें सवाल का कॉमन दर निकालना होगा। मैं 0 से 0 काट देता हूं, ये 2 से कटेगा, अर्थात ये 192 हो गया। हमारे प्रश्न में जो
कॉमन चाल हो गई वो 192 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पहले वाली चाल 160 यहां लगाते हैं, दूसरी वाली स्पीड चाल को यहां लगाते हैं, और जो आपके पास कॉमन वाली चाल आपने निकाली है वो 192 है। हम 240 में से 192 को माइनस करते हैं, एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं, 240 में से 192 को माइनस करते हैं, ये 48 हो जाता है। 192 में से 160 को माइनस करते हैं, ये पूरा 32 हो जाता है। इसे 16 से मैं काट सकता हूं तो 16 3 48 और 16 दूनी 32। ये जो अनुपात आता है ये अनुपात इनके द्वारा लिए गए समय का आता है। ये जो अनुपात आता है इनके द्वारा लिए गए समय का आता है। अगर मैं आपसे बात करूंगा कि समय का अनुपात क्या होगा तो 3 और 2 कितना हो गया 5। इसका समय 3 है और इसका समय 2 है तो ये 5 हो गया। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कुल समय 20 घंटे है तो 5 का मान 20 तो 1 का मान 4 हो गया। हमें बताना है कि उसकी यात्रा का दूसरा भाग कितने घंटों में तय हुआ, तो दूसरा वाला भाग ये है जिसका समय 2 है। जब 1 का मान 4 है तो हम लोग 2 का मान 8 कहेंगे, जो कि आपके विकल्प संख्या डी में मौजूद है। एक काम को 45 दिन में कर सकता है। पहले वाला जो व्यक्ति है वो किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। वह 30 दिन तक काम करता है और चला जाता है। यहां पर सवाल में टोटल कार्य नहीं है। देखो आपका प्रश्न है कि अगर टोटल कार्य हम केवल ए से कराएं, अगर टोटल कार्य करने के लिए ए अपनी क्षमता का प्रयोग करे तो उस काम को 45 दिन में कर सकता है। अगर टोटल काम को ए करे तो ए उस काम को 45 दिनों में कर सकता है। सवाल में कहा जाता है कि वो 30 दिन तक काम करता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को 45 दिन में कर सकता था और 30 दिन तक काम कर चुका है, इसका मतलब अगर वही व्यक्ति केवल काम में रहेगा तो बाकी बचा काम 15 में कर सकता है। ये पूरा काम 45 दिनों में कर सकता है, 30 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 30 दिन में कितना काम हुआ है हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर पूरा काम 45 में कर सकता है और 30 दिन तक काम कर लिया तो बाकी का काम 15 दिन में कर सकता था अगर वो काम में रहता, लेकिन वो चला जाता है। तो फिर इस काम को कौन करता है? बी करता है। और बी शेष काम कितने में कर लेता है? बी शेष काम 5 दिन में कर लेता है। यहां पर हम लोग बी के दिन लगाते हैं। ए जो काम 15 में कर सकता था, बी ने वो काम 5 दिन में कर लिया, यानी कि ए अपॉन बी बराबर 1 बटे कितना है 3। आगे कुछ भी अगर आपको निकालना है तो ये हम कह सकते हैं ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 3 है। अगर मैं यहां पर ए की क्षमता 1 लगाता हूं तो हम लोग देख रहे हैं कि सवाल के कुल काम कितने हैं? 45 है। ये 45 काम मैं बी से करा दूं तो बी कितना समय लेगा ये आपका सवाल है। समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। 45 काम है जिसकी क्षमता 3 है, उससे काम करा रहे हैं, तो बी इस काम को करने में पूरा जो समय लेगा वो 15 दिन लेगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है वो बी की आय से कितनी कम है? ए की जो आय है वो बी की आय से 35% अधिक है। यहां पर हम दोनों की इनकम की बात करेंगे।
ए की बात चल रही है और ये बी की बात चल रही है। कहा जाता है कि ए की जो आमदनी है वो बी की आमदनी से 35% अधिक है। अर्थात अगर बी की आमदनी 100 है तो ए की जो आमदनी है, ए की आमदनी कितनी है? 35 है। ए की जो आय है वो बी की आय से 35 अधिक है। अर्थात अगर ए का मान 135 है, इसे काट ले 5 से, अगर इसे 5 से काटेंगे तो ये 27 होगा और ये कितना होगा? 20 होगा। हमारे पास दोनों लोगों की आमदनी का अनुपात आ गया। तो उसने कहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? मैं देख रहा हूं कि बी का मान 20 है और ए का मान 27 है, तो बी का जो मान है वो ए के मान से 7 कम है। जितना कम है उसे ऊपर लगाते हैं, चूंकि 7 कम है और 7 किससे कम है? तो ये जो 7 कम है ये 27 से कम है, तो 7/27 गुणा कितना होगा? 100। इस सवाल का जो उत्तर है वो लगभग में आएगा। लगभग जो सवाल का उत्तर होगा आप इसे हल करेंगे 26% आएगा। अगला देखिए साहब क्या है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल से भरा टैंक 30 दिन तक चलता है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% अधिक पेट्रोल का उपयोग करे, आपको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब ये होता है कि 1 कितना है? 5। 20% अधिक पेट्रोल का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि अगर पहले 5 लीटर में काम होता था तो अब कितने लीटर में होगा? 6। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति, कोई सवार प्रतिदिन 20% अधिक पेट्रोल का उपयोग करने लगे, मतलब जो काम पहले 5 में होता था, जो काम पहले 5 लीटर में होता था, वो काम 6 लीटर में होगा। ये खपत है। और समय जो होगा वो खपत का उल्टा होगा। अगर खपत 5 से 6 हुई है तो समय 6 से 5 होगा। और 6 का जो सही मान है वो 30 है, तो 6 पंजे 30 और 5 पंजे कितना होगा? 25। ए और बी प्रत्येक ने क्रम से 5% साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए समान राशि उधार ली। भुगतान के समय बी को ए से 427 रुपए अधिक का भुगतान करना था। उधार ली गई राशि और बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज रुपए में बताना है। इस सवाल का सही मतलब यह है, देखिएगा, इस सवाल का सही मतलब है कि ए और बी ने क्रम से 5% साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए समान राशि उधार ली। भुगतान के समय बी को ए से 427 रुपए भुगतान करना था। सवाल ये है, राशि दोनों के द्वारा ली जाने वाली बराबर है। ए जो राशि लेता है वो सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति बी है, वो जो राशि लेता है वो कंपाउंड पर लेता है। समय दोनों का बराबर है और मैं आपको बता दूं कि समय 3 वर्ष है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तुलना में कम होता है। यहां पर समय बराबर है तो हम लोग 3 वर्षों के ब्याज के अंतर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 3 वर्षों के ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर पी r/100⁻², 300 प्लस r अपॉन कितना होता है? 100। अगर समय समान है तो दोनों तरह के ब्याजों में अंतर पैदा होता है।
और अंतर अगर हमें 3 वर्ष के लिए ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला ऐसा है जो 3 वर्ष के लिए काम करेगा। मैं देख रहा हूं कि जो हमारे पास अंतर है वो 427 है। मुझे P का मान निकालना है। R का मान 5 लगा रहे हैं। R का मान 5 लगा दें तो ये 5/100 की पावर 2 होगा और ये आपके पास 305 बटे कितना होगा 100। आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल हम जो देख रहे हैं, जो प्रश्न हम देख रहे हैं, ये 3 वर्षों के लिए है और ये 3 वर्ष के सिंपल और कंपाउंड के लिए है। सवाल का सीधा ये मतलब है कि हम लोग इसे अंतर से भी कर सकते हैं। इसे 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 से 20 बार कटेगा और 5 से इसे काटेंगे तो 5 छंग 30 और 5 ही का ना 5 और ये 20 बार कटेगा, यानी कि 427 को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या ये 61 से 7 बार कट जाएगा तो 7 बराबर P 1/20 की पावर 2 है, यानी कि 400 हो गया और यहां पर केवल 1/20 है तो 4 दूनी 8 सत्ते 56 होगा, अर्थात आपके पास जो राशि है वो 56,000 रुपये। इस सवाल का पहला उत्तर आ गया। जो राशि है वो 56,000 रुपये उधार ली गई राशि और बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज आपको बताना है। आपको पता है कि बी ने जो भुगतान किया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट किया है, तो अगर हमें बी का ब्याज बताना है तो देखो बी का ब्याज हम लोग बता रहे हैं। हम लोग बी का ब्याज बताते हैं। बी का जो ब्याज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। दर चूंकि 5% चल रही है, 5% में 20 से 21 हो जाता है और जब समय 3 वर्ष हो तो ये मान 20 की पावर 3 से 21 की पावर 3 होगा। ये बी के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज है। बी के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज कंपाउंड है क्योंकि बी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा लिया था। ये 20 की पावर जो 3 है ये 8,000 है और जो 21 की पावर 3 है वो 9,261 है। 8,000 का जो मान असल में है वो 56,000 है, अर्थात गुणा 7 से हो रही है। हमें ब्याज बताना है तो 8,000 से जितना ऊपर है, 8,000 से जो ऊपर है वो 1,261 ऊपर है। एक का मान 7 चल रहा है, हम 7 से गुणा करेंगे, 7 ही का ना 7, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 ही का ना 7 और 1 अर्थात 8,827 रुपये ये आपका उत्तर हो गया। 56,000 के साथ 8,827 वाला आपका उत्तर हो जाता है। आप लोग इसे आराम से नोट करिए। एक घनाकार हौज अत्यंत 1.6 मीटर लंबा, 1.3 मीटर चौड़ा और 53 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी क्षमता 900 लीटर है और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं। नीचे की मोटाई सेंटीमीटर में बतानी है। आपके पास एक घनाकार नहीं कह सकते, इसे घनापकार कहेंगे। एक आपके पास घनापकार हौज है। आपको पता है कि किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है, किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है। एक हमें याद रहे कि ये जो टैंक है ये खुला है, ये खुली टंकी है। अगर ये टंकी खुली है, सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूंगा कि टंकी खुली है, इस टाइप की टंकी रही होगी। ये जो लंबाई है आपके पास, ये लंबाई है असल में 1.6 मीटर, यानी कि मैं इसे 160 सेंटीमीटर कह सकता हूं। चूंकि 3 डायमेंशन फिगर है, आप इसे 2 डायमेंशन से समझिए। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 160 है,
लेकिन दीवारों की लंबाई जब घटाएंगे, दीवारें कितनी मोटी हैं? इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है। पानी जो भरेगा वो पानी यहां तक भरेगा। तो इन दीवारों की मोटाई को माइनस करेंगे, लंबाई के संदर्भ में भी और चौड़ाई के संदर्भ में भी। तो 5 सेंटीमीटर इधर से माइनस करेंगे, 5 इधर से माइनस करेंगे। 160 सेंटीमीटर में से आप 10 को माइनस करिए, ये लंबाई वो होगी जो पानी, जहां पर पानी भरा होगा। आपके पास चौड़ाई 130 सेंटीमीटर होगी। 130 में से भी 10 माइनस करिए, आपकी जो ऊंचाई है वो 53 सेंटीमीटर है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक पूरा 53 है। कह रहे कि तली कितनी मोटी है, तो जितनी मोटी ये तली है आप 53 में से माइनस करके लिखिए, क्योंकि पानी जो भरा होगा वो ऊपर भरा होगा। तो अगर मैं ऊंचाई की बात करूंगा कि जहां पर पानी भरा है ये 53, मोटाई मैंने x मानी, ये आयतन हो गया। और इसका जो आयतन है वो 900 लीटर है। इसका जो आयतन है वो 900 लीटर है, और 1 लीटर में जो होता है वो 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं इसे 1000 से गुणा करूंगा तो ये घन सेंटीमीटर हो गया। 160 में से 10 गया तो ये 150 हो गया। 130 में से इस वाले 10 को माइनस करेंगे तो 120 हो गया। और ये आपके पास 53 है, और 53 माइनस x है बराबर कितना होगा 900, और गुणा कितना होगा 1000। ये 15 छक्का 90, 6 बार कट गया। ये 6 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 20 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। 53 माइनस x बराबर 50 है, तो x बराबर कितना होगा? 30। एक फ्रैक्शन है 11/12, एक फ्रैक्शन है आपके पास 15/16, एक फ्रैक्शन है 19/20, एक फ्रैक्शन है आपके पास 11/12। 11/12 एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसका जो अंश है वो छोटा है हर से। इसका जो अंश है वो छोटा है, तो 11/12, 15/16, 19/20, 11/15। 11/15 तो पहले आ गया है, 19/20 भी हो गए, इसे 12/13 कर लीजिएगा। ये आपके पास 4 फ्रैक्शन है। मैं आपको बता दूं कि चारों की चारों जो फ्रैक्शन है वो आपके पास उचित है। ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चारों की चारों उचित या प्रॉपर है। और जब फ्रैक्शंस उचित या प्रॉपर हो जाती है और इनमें डिफरेंस इक्वल हो जाता है, 12-11 में 1 का डिफरेंस है, 16 और 15 में भी 1 का डिफरेंस है, 20 और 19 में भी 1 का डिफरेंस है, 13-12 में भी 1 का डिफरेंस है। हमारे पास जब फ्रैक्शन इक्वल हो जाए और इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें सबसे छोटी बतानी है, तो जिसका ऊपर का हिस्सा सबसे छोटा होगा वो बड़ी होगी। इन चारों में सबसे छोटी 11/12, और सबसे जो बड़ी होगी वो 19/20 होगी। अगर आपको सबसे छोटी बतानी है तो आपका उत्तर 11/12 होगा। 2 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 3 वर्ष के लिए 43,892 रुपए की राशि उधार दी जाती है। एक 30% साधारण ब्याज की दर से और दूसरी 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इस 3 वर्ष की अवधि 1 दशमलव स्थान तक सही में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा? आपके पास जो असल में दर है वो 30% है। आपके पास जो दर है वो 30% है,
अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोग इसे अंतर से भी कर सकते हैं और हम लोग इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 30% है। आपके पास जो ब्याज की दर है वो 30% है। लेकिन एक कंडीशन है जो सीआई को बता रही है और एक कंडीशन है जो आपके पास एसआई को बता रही है। अगर एक वर्ष की दर 30% है तो 3 वर्षों की दर 90 हो जाएगी, ब्याज 90 रुपए हो गया। राशि का इसमें कोई यूज नहीं है। और अगर मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो कंपाउंड के लिए चीजों को क्रमागत लगाते हैं, मतलब पहले वर्ष की 30%, अगले वर्ष की 30% और उससे अगले वर्ष की कितनी होगी 30%। लेकिन 30% तो 30% को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे क्रमागत में निकालते हैं। मैं देखता हूं कि 30 का कितना बनेगा। तो अगर आपको 30% का निकालना है तो पहले 30 का निकालिए, यानी 30 प्लस 30 गुणा 30 बटे कितना होगा 100। अगर मैं 30 के क्रमागत की बात करता हूं तो 69 हो गया। अभी एक 30 और बाकी रह गया साथ। हम लोग क्या करते हैं, 69 के साथ 30 का और निकालते हैं, तो 69 प्लस 30 प्लस 69 गुणा 30 अपॉन में कितना होगा 100। 0 से 0 में काट रहा हूं तो ये तो आपके पास 99 हो गया साहब, प्लस यहां से क्या मिलता है 3 नम 27 हो गया, 3 छंग 18 और 2 20 हो गया, तो 20.7 हो गया। आप इसे ऐड करेंगे तो ये 119 दशमलव कितना होगा 7। कहा जाता है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम है। ये 119.7 है और ये 90 है। ये 119.7 है तो ये इससे 29.7 कम है। चूंकि प्रतिशत में चाहिए तो गुणा 100 लगा दिए। ऊपर वाले को 30 कर ले और नीचे वाले को 120 कर ले, लगभग में चल रहे हैं। 30 चौक 120, 100 बटे 4, इसका उत्तर जो आएगा वो लगभग 25% आएगा, यानी कि 25.7 कह सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है देखिए। एक विक्रेता ने चाय की 2 किस्में ब्रांड ए और ब्रांड बी खरीदी। पहले वाले ब्रांड की जो कीमत है, देखो सभी की कीमत 100 ग्राम में दी है तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास ब्रांड ए है और ये आपके पास ब्रांड बी है। ये आपके पास ब्रांड ए है और ये ब्रांड बी है। ब्रांड ए वाली जो कीमत है वो 15 रुपए प्रति 100 ग्राम है और ब्रांड बी वाली जो कीमत है वो 18 रुपए प्रति 100 ग्राम है। ये पहले वाले का मूल्य 15 है, दूसरे वाले का 18 है। ये पहले वाले का क्रय मूल्य है और ये दूसरे वाले का क्रय मूल्य है, तो हमें टोटल के तौर पर या कुल के तौर पर भी क्रय मूल्य को लगाना होगा। कहा जाता है कि टोटल का जो विक्रय मूल्य है वो 20 है और 20 तब है जब 20% का लाभ हुआ है, तो 20 से 6 बार कैंसिल करेंगे, इसे काटेंगे 2 से 3 बार, इसे कितनी बार काटेंगे 50 बार। कुल कीमत को एलिगेशन में बीच में लगाते हैं, यानी कि 50/3 होगा। इसे नीचे वाले 3 को खत्म करने के लिए सभी में 3 से गुणा लगा देते हैं ताकि घटाने में आसानी भी रहेगी। ये 15 तिया 45 हो गया, ये 18 तिया 54 हो गया और 3 से 30 कटा 50 हो गया। 54 में से 50 को माइनस करते हैं तो 4 होगा और 50 में से 45 को माइनस करते हैं तो 5 होगा।
अर्थात अनुपात हो जाता है 4:5। एक बात मैं आपको और बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स भले ही 15 मार्क्स का आता है, लेकिन क्वेश्चन सारे बढ़िया और महत्वपूर्ण आते हैं। इसे आप प्रीवियस से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप लगे रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बताइए कमेंट में आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू, धन्यवाद।